वेलकम टू कीमो विजार्ड। तो यार वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम बात कर रहे थे वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल की। इसकी पिछली वीडियो में हमने देखा कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। उसमें हमने डिस्कस किया कि जब भी कोई मॉलिक्यूल जो होता है वो वाइब्रेशन मोशन परफॉर्म करता है, तो जब उस वाइब्रेशन मोशन परफॉर्म करने वाले मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी हमारी इंसिडेंट की गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, तो वहाँ पे हमारे पास एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। उसके बाद हमने एक प्राइम कंडीशन डिस्कस की कि अगर कोई हमारे पास मॉलिक्यूल है और उसे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए एक्टिव होना है, या फिर हम कहें कि आईआर एक्टिव होना है, तो उसके लिए एक प्राइम कंडीशन ये थी कि उस पर एक परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए और वो जो हमारा मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल को वाइब्रेशन परफॉर्म करना चाहिए, यानी उस मॉलिक्यूल में हर एक टाइम पे इलोंगेशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो। उसके बाद हमने देखा कि हमारे किसी भी मॉलिक्यूल में वाइब्रेशंस क्या होते हैं। हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से टाइप के वाइब्रेशन हैं। हमने फिर एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया HCl का, जिसमें हमने डीकपल्ड वाइब्रेशन का एग्जांपल लेके समझने की कोशिश की कि आखिर हमारे पास वाइब्रेशंस किसी मॉलिक्यूल में होते कैसे हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे कि हुक्स लॉ हमारे पास क्या होता है, और उसके बाद हम डिराइव करेंगे कि जो हमारा मॉलिक्यूल है जो वाइब्रेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है उसकी एनर्जी आखिर क्या होगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। बेसिकली हमारा हुक्स लॉ जो है वो हमें ये बताता है कि जब भी किसी मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन होगा तो उसमें जो वाइब्रेशन के लिए जब वो मॉलिक्यूल वाइब्रेशन करेगा तो उसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा जो उस मॉलिक्यूल को उसकी ओरिजिनल पोजीशन में ले जाएगा। मैं यहाँ पे कंसीडर करके चल रहा हूँ, मान लीजिए मेरे पास एक HCl का मॉलिक्यूल है। तो मैंने इसमें पिछले वाले में देखा था कि हमारे पास जो HCl का मॉलिक्यूल होता है इसमें हमारे पास डीकपल्ड वाइब्रेशन होते हैं, यानी जो Cl होता है हमारा वो फिक्स रहता है और जो हाइड्रोजन होता है वो वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करता है। तो हम देखें अगर ये हमारा हाइड्रोजन और ये वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो अगर ये वाइब्रेशन करके इसकी बॉन्ड लेंथ इतनी हो गई और थोड़ी देर बाद ये फिर से ऐसे ही हो जाएगा, ClH अपनी ओरिजिनल बॉन्ड लेंथ में वापस आ जाएगा। तो हुक ने ये बताया कि जो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी जो इसको इसकी ओरिजिनल बॉन्ड लेंथ पे लेके आएगी वो हमारी प्रोपोर्शनल होगी। रिस्टोरिंग फोर्स को हम यहाँ पे F से डिनोट कर रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमारे डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि डिस्प्लेसमेंट मॉलिक्यूल में कितना हुआ, यानी कि ये मेरा जो H है वो कितना दूर गया। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल लेने की कोशिश करें तो आपने देखा होगा कि एक कोई रबर बैंड है, आप उसे जितना ज़्यादा खींचोगे उसमें रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। और इन्होंने एक बात और बताई कि जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स होता है ये अपोजिट डेवलप होता है जिस डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको माइनस साइन से डिनोट करता हूँ। तो अब हम अगर यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -F बराबर K, और इसको हम लिख सकते हैं F बराबर माइनस का KX, जहाँ पे K मेरा फोर्स कांस्टेंट है। सो ये होता है हमारा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ हमें ये बताता है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल हमारा वाइब्रेशनल मोशन परफॉर्म करेगा तो उसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि कितनी दूरी तक वो मॉलिक्यूल डिस्प्लेस हो रहा है। अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट कम है तो उसमें जो फोर्स होगी या फिर हम कहें रीस्टोरिंग फोर्स होगी वो कम होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा है तो उसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी वो ज़्यादा होगी। तो ये होता है हमारा हुक्स लॉ। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक अगर हम हार्मोनिक ऑसिलेटर लेते हैं तो उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी। इससे पहले हम अपने वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी निकालें, इससे पहले हमें एक टर्म जानना ज़रूरी है जिसको हम कहते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की मैं अगर आपसे बात करूं तो अगर कोई मेरे पास कोई चीज़ है जो पीरियोडिक मोशन कर रही है, पीरियोडिक मोशन इन द सेंस मतलब वो एक ही पर्टिकुलर टाइम में अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, फिर नॉर्मल पोजीशन में आ रही है, फिर चेंज कर रही है, फिर नॉर्मल पोजीशन में आ रही है, तो हम कहते हैं कि वो जो हमारी बॉडी है वो पीरियोडिक मोशन कर रही है, या मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो हम कहते हैं वो ऑसिलेशन कर रही है। और ऐसे मोशन को हम कहते थे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को आपने अपने फर्स्ट ईयर में यानी कि 11th स्टैंडर्ड में या फिर 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। उसमें हम देखते थे कि हमारे पास कोई पेंडुलम है, उसको हम अगर थोड़ा सा उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ देते थे तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर हम कहें पीरियोडिक मोशन परफॉर्म करने लगता था। लेकिन यहाँ पे जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो हमारा क्या है कि जब हम बात करते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर की
तो क्योंकि हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में हमारा पेंडुलम तो हो नहीं सकता, केमिस्ट्री है इसका मतलब हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके केस में हमें बात करनी है। तो जब हम बात करते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर की तो हम कुछ चीज़ें एज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है कि ये हम पहले आइडियल कंडीशंस के लिए देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट्स क्या आएंगे, फिर हम उनको रियल कंडीशन से मैच करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हम आइडियल कंडीशन में हो रहा है या फिर मॉलिक्यूल्स वैसे बिहेव नहीं कर रहे हैं जैसे साइंस उनसे करवाना चाहती है। तो हम पहले आइडियल कंडीशन में देखते हैं क्या हो रहा है, उसके बाद हम देखते हैं कि रियल कंडीशन में आखिर कैसा परफॉर्म करता है हमारा मॉलिक्यूल। तो जब हम कहते हैं कि हमारा मॉलिक्यूल हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो हमारे कहने का मतलब ये होता है कि जो मेरा मॉलिक्यूल है वो किसी भी एनर्जी के साथ वाइब्रेट कर सकता है। यानी मैं कहना चाहता हूँ ये कि मान लो जैसे मेरे पास ये HCl मॉलिक्यूल है तो इतना वाइब्रेशन इसमें H थोड़ा सा डिस्प्लेस हो सकता है, और ज़्यादा 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 डिस्प्लेस हो सकता है। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो कितनी भी इंटेंस वाइब्रेशंस कर सकता है, या फिर मैं कहूँ कितनी भी बड़ी वाइब्रेशंस कर सकता है, उसमें कोई अनलिमिटेड एनर्जी हो सकती है। तो हम ये एजम्पशंस लेके चलते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो किसी भी एक्सटेंट तक ऑसिलेट कर सकता है। लेकिन अब हम अगर रियल लाइफ में देखने की कोशिश करें तो अगर ये मेरा HCl मॉलिक्यूल है ये किसी भी एक्सटेंट तक वाइब्रेशंस करेगा या फिर अनलिमिटेड एनर्जी के साथ वाइब्रेशंस करेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये H मान लीजिए यहाँ तक जा रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो H होगा उस पर जो Cl का लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। इसको हम कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन हो गया। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हार्मोनिक ऑसिलेटर हम देख रहे हैं जो कि हमारे पास आइडियल कंडीशन है, तो उसमें हम यही मान के चलते हैं कि कुछ भी हो जाए हमारा मॉलिक्यूल में जो हमारे मॉलिक्यूल जो वाइब्रेशन कर रहे हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो कभी भी नहीं टूटेगा। यानी कि कितना भी इंटेंस ऑसिलेशन हो जाए वहाँ पे, या फिर हम कहें कितना भी इंटेंस वाइब्रेशन हो जाए, उसमें हमारा जो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है वो डिसोसिएट नहीं होगा। अगर हमारा मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड डिसोसिएट हो जाता है तो हम उसको कहते हैं एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। वो हमारा डिफरेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तो अभी के लिए हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो उसकी एनर्जी क्या होगी। अगर हम देखें किसी हमारा जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है अगर वो वाइब्रेट कर रहा है तो कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, यानी वो 1 मिनट में या फिर हम कहें 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशंस परफॉर्म कर रहा है, तो उसको हम यहाँ पे डिनोट करते हैं ओमेगा से। तो हमारे पास जो फार्मूला निकल के आता है ओमेगा का वो हमारे पास निकल के आता है 1/2π√K/μ। यहाँ पे मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ना ही वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और ना ही वो हमारे सिलेबस का पार्ट है, यानी कि वो फिजिक्स का पार्ट है। अगर आपको इसका डेरिवेशन देखना है तो आप फिजिक्स में जाके या फिर फिजिक्स के इसके सिंपल हार्मोनिक मोशन के लेक्चर्स को रेफ़र कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ये ओमेगा होता है इसको हम कहते हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास किसी भी जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है या फिर हम कहें हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है हमारे पास ओमेगा = 1/2π√K/μ, जहाँ पे जो मेरा K है वो हुक्स लॉ का फोर्स कांस्टेंट है और जो म्यू है वो हमारे पास है रिड्यूस्ड मास। हमने इसको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी पढ़ा था कि रिड्यूस मास हमारे पास क्या होता है। हमारे पास फार्मूला निकल के आया था म्यू इक्वल टू हमारे पास निकल के आया था m1m2/m1 + m2। अगर आपसे मैं बात करूं कन्वर्जन की तो आपको पता होगा कि जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट होती है वो मेरे पास होती है, उसका फार्मूला जो मेरे पास होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी × वेवलेंथ। तो अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की, हम कर रहे हैं ऑसिलेशंस की, तो मैं इस फ्रीक्वेंसी को इस न्यू की जगह मैं इसको ओमेगा से रिप्लेस कर सकता हूँ और लेमडा को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं 1/λ की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास आ क्या जाएगी, 1/λ मेरे पास आ जाएगा ω/c, और 1/λ जो मेरे पास है उसी को हम क्या कहते हैं, वेव नंबर। अगर मैं अपनी वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी को c से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास जो भी निकल के आएगा वो होगा मेरे पास वेव नंबर की फॉर्म में। तो हमारे पास वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी थी क्या, 1/2π × √K/μ। इसको हम c से डिवाइड कर देते हैं
तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो हमारे पास वेव नंबर निकल के आ जाएगा, यानी कि कितना है वाइब्रेशनल वेव नंबर जो भी ऑसिलेशंस हो रहे हैं उनका। तो हमारे पास ये निकल के आएगा 1/2πc इंटू √k/μ। सो ये हमारे पास निकल के आया कि जो हमारा मॉलिक्यूल है जो वाइब्रेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल है जो वाइब्रेशन परफॉर्म कर रहा है आखिर उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो हमारे पास जो हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लगा के या फिर क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करके जो हम अपने वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल की जो एनर्जी निकालते हैं वो हमारे पास निकल के आती है v+1/2h इंटू ओमेगा। ये v है ना कि न्यू है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये v है। v हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। आपको याद होगा जब हम रोटेशनल मोशन कर रहे थे तो वहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी डिपेंड कर रही थी वो हमारे पास कर रही थी j की वैल्यूज़ पर, यानी क्योंकि वहाँ पे रोटेशन हो रहा था तो वहाँ पे हमारे पास क्या था, रोटेशनल क्वांटम नंबर j। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेशन कर रहा है इसलिए हमारे पास यहाँ है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर v। तो अगर हम अपने क्वांटम स्टेट में देखें तो क्वांटम स्टेट में किसी भी चीज़ की जो एनर्जी होती है वो हमेशा ही फिक्स होती है कि या तो एनर्जी ये होगी ये होगी ये होगी या ये होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि एनर्जी कुछ और हो जाए, जो फिक्स वैल्यूज़ हैं उसी की वहाँ पे एनर्जी होगी। तो चलिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई जो क्वांटम नंबर है वो है हमारे पास a, और जो वो क्वांटम नंबर है वो हमेशा 10 के मल्टीपल्स में ही होगा, यानी कि जो उसका वैल्यू होगा वो हमेशा 10 के मल्टीपल्स में ही होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे अब a की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो मेरे पास आएगा क्या, 10 आ जाएगा। अगर मैं a की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो मेरे पास वो जो वैल्यू आएगी वो 20 आ जाएगी। इसी तरह 3 पे 30 आ जाएगी, 4 पे 40 आ जाएगी। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास जो क्वांटम नंबर हमारे पास जो a है उसकी वैल्यू जो होगी वो कभी भी 15 नहीं हो सकती है, कभी 11 नहीं होगी, कभी 18 नहीं होगी, कभी 28 नहीं हो सकती। यानी कि जो भी वैल्यू उसकी आएगी वो हमेशा ही 10 के मल्टीपल्स में होगी, यानी कि जो वैल्यू उसकी आएगी वो होगी हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50 या फिर एंड सो ऑन कह सकते हैं हम। एक सिंपल से एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास जो पैसे हैं वो हमेशा 10 के नोट्स में रहते हैं, यानी मेरे पास जो रुपए हैं वो हमेशा 10 के नोट्स में ही रहते हैं। तो और मैं अगर किसी को देता हूँ तो भी 10 के नोट ही देता हूँ और लेता हूँ तो भी 10 के नोट ही लेता हूँ। तो अगर मैं किसी को पैसे दूंगा तो मेरे पास से जो पैसे जाएंगे वो भी 10 के नोट्स के रूप में ही जाएंगे। यानी कि अगर मेरे पास 50 थे, मैंने किसी को 20 दिए तो मैं 10-10 के 2 नोट दूंगा, यानी पहले 10 दूंगा तो मेरे पास 40 बचेंगे, फिर 10 दूंगा तो मेरे पास 30 बचेंगे। और ऐसे ही जब मैं किसी से पैसे लूँगा तो मेरे पास अगर मुझे 20 रुपये चाहिए तो मैं पहले 10 रुपये लूँगा फिर 10 रुपये लूँगा। यानी मेरे पास जब भी पैसे होंगे वो कभी भी मेरे पास 55 नहीं हो सकते या फिर 65, 75 ऐसे पैसे मेरे पास कभी नहीं हो सकते। तो इसी तरह जो मेरा वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है उसकी भी कुछ वैल्यूज़ फिक्स हैं, उनको छोड़ के उसकी कोई और वैल्यूज़ नहीं हो सकती। इसी तरह जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स होती है या फिर हम कहें क्वांटम स्टेट पे हर चीज़ की वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है। या तो ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी, ये होगी, वरना नहीं होगी। उन्हीं में से एक वैल्यू होगी, उसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती। इसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। तो ये कहाँ से आता है कि वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, तो अगर आपने थोड़ी सी भी एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी होगी तो जब हम उसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम कांस्टेंट्स इंट्रोड्यूस करते हैं, वहीं से हमारे पास ये कांस्टेंट जो होते हैं वो निकल के आते हैं जिन पे पूरी वैल्यूज़ डिपेंड कर रही होती हैं। इसके डीप में हम ज़्यादा नहीं जाते हैं क्योंकि ना ही ये आपके सिलेबस का पार्ट है और ना ही आप इतने डीप लेवल पे पढ़ रहे हैं कि आपको इसकी ज़रूरत होगी। जब आप मास्टर्स करेंगे या फिर आप एमएससी में जाएंगे तो वहाँ पे इसका डेरिवेशन होगा, आपको पूरी तरीके से सिखाया जाएगा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज़ करके आप किसी भी वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी कैसे डिराइव करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो निकल के आया है, हमारे पास निकल के क्या आया है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है जो वाइब्रेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है उसकी एनर्जी क्या है, v+1/2h ऑफ ओमेगा। यहाँ पे भी हमारे पास सेम प्रॉब्लम है कि ये जो हमारे पास है वो है हमारे पास जूल्स में, तो इसे भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, वेव नंबर में या फिर हम कहें सेंटीमीटर इन्वर्स में। तो हम इसकी बात करेंगे इसका कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो आपको एक सिंपल सी चीज़ पता होगी कि हमारे पास जो एनर्जी होती है वो हमारे पास होती है एच न्यू के इक्वल। हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ ओमेगा से।
और आपको एक चीज़ और पता होगी कि C बराबर जो होता है वो न्यू इंटू लेमडा होता है। तो यहाँ पर भी मैं इसको ओमेगा से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मेरे पास ओमेगा इंटू लेमडा आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालूँ तो वो मेरे पास आ क्या जाएगी, C अपॉन लेमडा। मैं ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, E इक्वल टू H। यहाँ पे अगर हम इसको सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास आ जाएगा HC अपॉन लेमडा। तो यहाँ से अगर मैं 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास आएगा क्या, E अपॉन HC। सो अगर मैं अपनी पूरी फ्रीक्वेंसी को, ये हमने रोटेशनल में भी देखा था कि अगर आपको कोई भी एनर्जी जो जूल में दी गई है उसको अगर सेंटीमीटर इन्वर्स में ले जाना है तो आपको HC से डिवाइड करना होता था। मैंने यहाँ पे आपको करके फिर से दिखा दिया अगर आप भूल गए हो इसलिए। सो अगर मैं अपनी एनर्जी को HC फैक्टर से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास जो एनर्जी आएगी वो सेंटीमीटर इन्वर्स में होगी। तो उसको जब हम अपनी एनर्जी को वेव नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। तो हमारे पास एनर्जी है कि हमारी V+1/2 H ओमेगा, इसको हमें डिवाइड करना है HC से। तो H कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा क्या, V+1/2 ओमेगा अपॉन C। अगर आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था कि जो हमारे पास ओमेगा अपॉन C होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेव नंबर या फिर वाइब्रेशनल वेव नंबर। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, V+1/2 ओमेगा बार। सो हमारे पास जो एनर्जी निकल के आई एक रोटेटिंग मॉलिक्यूल की वेव नंबर्स के टर्म्स में या फिर हम कहें सेंटीमीटर इन्वर्स के टर्म्स में, वो हमारे पास निकल के आई है V+1/2 ओमेगा बार। तो अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने ये देखा कि अगर हमारा कोई मॉलिक्यूल है जो वाइब्रेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसकी वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो हमारे पास निकल के आई, जिसको हमने ओमेगा से रिप्रेजेंट किया, वो हमारे पास निकल के आई 1/2π K अपॉन म्यू, जो कि हमारे पास किस में था, हर्ट्ज़ में। फिर हमने इसको सेंटीमीटर इन्वर्स में चेंज किया, फिर हम कहें इसको हमने बात की वेव नंबर्स की फॉर्म में, तो वो हमारे पास निकल के आया ओमेगा बार इक्वल टू 1/2πC K अपॉन म्यू। ये हमारे पास था सेंटीमीटर इन्वर्स में। फिर हमने देखा कि हमारा अगर कोई मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी क्या होगी जो वाइब्रेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो वो हमारे पास आई V+1/2 H ओमेगा, जो कि हमारे पास थी जूल्स में। फिर हमने इस एनर्जी को कन्वर्ट किया अपने सेंटीमीटर इन्वर्स में, तो वो हमारे पास निकल के आई V+1/2 ओमेगा बार, जो कि हमारा है सेंटीमीटर इन्वर्स में। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें हमने देखा कि अगर हमारा कोई मॉलिक्यूल है जो वाइब्रेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसकी वाइब्रेटिंग एनर्जी क्या होगी और उसकी वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होंगे किसी भी वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल के लिए वो क्या होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।